नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। आइए करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार ने नई सौर नीति 2024 जारी की है। नई सोलर नीति के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वो कितनी भी यूनिट बिजली का उपयोग करें। इससे आप हर महीने 700 से 900 रुपए कमा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अब तक 2016 की नीति लागू थी। ये देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और नीति के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों पर अगले 3 वर्षों में अनिवार्य रूप से सोलर पैनल लगाना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, जहां बिजली को लेकर के बड़ी बात उन्होंने कही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजली की बात अगर हम दिल्ली में करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को बिजली मुफ्त में दी जाती है। जी हां, 200 यूनिट अगर आप खर्च करते हैं तो वो बिजली आपकी मुफ्त होती है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे यानी कि 400 यूनिट अगर हमने बिजली खर्च किया तो फिर उसका आधा हमें यूनिट जो है वो देना पड़ेगा। वहीं अगर 400 से ऊपर किसी ने खर्च किया तो उसे पूरा बिल देना पड़ेगा, उस व्यक्ति से पूरा बिल वसूल किया जाएगा। वहीं अब जो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी तिवारी जी, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, बिजली को लेकर बड़ी घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो आम जनता को कहीं ना कहीं अब राहत देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यही बात करें सौर ऊर्जा नीति यानी कि 2024 के लिए जिस तरीके से अब तैयारी की गई है ताकि हर व्यक्ति का बिजली का बिल जो है वो जीरो होता हुआ नजर आए। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि जिनकी घरों के ऊपर यानी कि घरेलू उद्योग के घरेलू जगहों पर कहीं ना कहीं जो छतों के ऊपर अगर सौर पैनल लगाए जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी फायदा होगा और जो उनका बिजली का बिल अभी तक जो आता था या फिर कहे 200 यूनिट तक जो नीचे रहता था उनका बिल जरूर शून्य होता था और 200 से 400 यूनिट तक जिनका होता था उनको कहीं ना कहीं आधा बिल देना पड़ता था। मगर उसके बाद जो कह सकते 400 से ऊपर ज्यादा यूनिट होती थी उसको कहीं ना कहीं पूरा बिल देना पड़ता था। अब वही उसी को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा बिल्कुल कहा गया है कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं बिजली फ्री जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2024 जो है वो उसको लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार जो है वो अब एक पोर्टल बनाने वाली है जिसके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं जानकारी दी जाएगी किस तरीके से उनको सौर पैनल जो है वो लगवाना है और किसका खर्चा कितना आएगा। लगभग 90,000 रुपए करीब खर्चा बताया जा रहा है, मगर अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि वाकई में ही 90,000 रुपए का खर्चा आएगा। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो 90,000 रुपए करीब जो वो लगाएंगे उपभोक्ता वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उनके 4 साल के अंदर रिफंड यानी कि उनका पैसा जो है वो वापस होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी बिजली वो यूज करना चाहे, चाहे वो 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट हो या फिर 1000 यूनिट हो, सबकी बिजली का बिल जो है वो कहीं ना कहीं अब जीरो होता हुआ नजर आएगा। और इसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और यही जागरूकता जो है आने वाले दिनों के अंदर उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार जो सब्सिडी देती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं राहत दी जाएगी। 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक दिल्ली के उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी और ताकि ये कोशिश की जाए दिल्ली का जनता को उनका बिजली का बिल जो है जो अभी तक
आधा लिया जाता था या फिर पूरा लिया जाता था, उसको भी कहीं ना कहीं जीरो किया जाए। और यहाँ तक कि दिल्ली की जनता से बिजली कहीं ना कहीं और ज्यादा सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी, ताकि जिनको बिजली देनी है तो उनसे भी खरीदने के साथ साथ उनको पैसे भी दिए जाएंगे। इस तरीके की तमाम योजनाएं जो है वो दिल्ली सरकार जो है अब लागू करने की कोशिश करती नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को फ्री बिजली जो है, यानी कि हर वर्ग को फ्री बिजली जो है वो मिलती हुई नजर आए। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सौर पैनल लगाने की बात की गई है, ताकि उनका बिजली का बिल जो अभी तक बहुत ज्यादा आता था या फिर पूरा देना पड़ता था उनको, उनका भी सौर पैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं बिजली का बिल जो है वो आधा होता हुआ नजर आएगा। तो दिल्ली की सरकार की कहीं ना कहीं कोशिशें जो है वो अच्छी है, और मगर इसके लिए सब्सिडी और कितनी दी जाएगी, आने वाले समय के अंदर कितनी और कोशिशें की जाएंगी, ये जरूर देखना होगा। जी जी, सरकार तो जागरूक कर रही है इसको लेकर के कि सभी अपने छत पर सौर पैनल जो है वो लगाएं। आपने खर्च बताया 90,000 रुपए। देखिए, ये 90,000 रुपए एक बार में लग रहे हैं। भले वो आगे जो है वो आपको बिजली जब मुफ्त मिलेगी तो उसको धीरे धीरे वो मैनेज हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि लोगों को लगेगा नहीं, लोगों को लगेगा कि हाँ, हम फ्री में बिजली यूज कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो जागरूक कर रही है, तो ऐसे में कितने लोग दिल्ली में जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अभी तक किसी ने इसके लिए कदम उठाया, मतलब किसी ने पहल की, किसी जनता ने? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की जो 2000 रणनीति जो है, नीति जो है, यानी कि सौर पैनल जो ऊर्जा जो नीति है वो कहीं ना कहीं 2024 जो है वो उसको लागू करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बात करें, कुछ लोगों ने बिल्कुल सौर पैनल जो है वो अपने घरों पर छतों पर लगाया भी हुआ है, जिसकी वजह से उनका जो बिजली का बिल है बिल्कुल जीरो होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहीं ना कहीं चलाए जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार उसके अंदर भी सब्सिडी दे रही है, ताकि लोगों को पेट्रोल डीजल से भी राहत मिल सके, और उसी सौर पैनल के माध्यम से ही अपनी जो स्कूटी है, बाइक है, उनको चार्ज कर सकते हैं, कारों को भी चार्ज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डबल फायदा होता हुआ नजर आएगा, और इसी फायदे को दिल्ली सरकार जो है वो लागू भी करती नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार जनता के लिए सुविधाएं देने की बात कर रही है, सब्सिडी देने की बात की जा रही है, और यहाँ तक कि जो खर्चा आएगा वो सिर्फ एक बार आएगा, यानी कि वन टाइम खर्चा आने वाला है, उसके बाद उसको कोई भी खर्चा देना नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर उनकी बिजली जनरेट जो है वो ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उस बिजली को भी कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से बेचा भी जा सकता है, यानी कि सीधा सीधा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोशिशें अच्छी है। अगर ये कोशिशें और सरकार जो है वो और धरातल पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदा देते नजर आए, या फिर कहे और सब्सिडी बढ़ाई जाए, तो कहीं ना कहीं जनता को लगेगा वाकई में ही दिल्ली सरकार अच्छा कदम उठा रही है। और उनके जो बिजली के बिल अभी तक यानी कि 200 यूनिट से जो नीचे आ रहे थे वो कहीं ना कहीं जीरो थे, मगर 200 यूनिट से जो 400 यूनिट तक थे, उनके बिल बिजली के बिल जो थे वो कहीं ना कहीं आधे आते थे, वो भी कहीं ना कहीं जीरो होते हुए नजर आएंगे। और जो 400 से ऊपर यूज करते थे, जिनके बिजली के बिल पूरे आते थे, उनको भी कहीं ना कहीं 50% के करीब फायदा होता नजर आएगा। मगर हर दिल्ली सरकार जो है वो ये कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति जो है, उपभोक्ता जो है, वो अपनी छतों पर कहीं ना कहीं सौर पैनल लगाए, ताकि उससे कहीं ना कहीं बिजली जनरेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, और बिजली कंपनियों के ऊपर भी दबाव ना पड़ सके। और दूसरा, यहाँ पर लगातार जब सर्दियां आती है तब भी कहीं ना कहीं बिजली खपत बढ़ती है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है जिस तरीके से प्रयास कर रही है, ये प्रयास अगर आने वाले दिनों के अंदर, यानी कि दिल्ली सरकार की जो रणनीति है 2 से 3 साल के अंदर इस तरीके के सौर पैनल जो है वो हर छत पर कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आए, इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा भी होगा दिल्ली सरकार को भी, बिजली कंपनियों को भी, और दूसरा सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं को भी, क्योंकि उपभोक्ताओं के बिजली के बिल जो है वो जीरो होंगे, और उसी बिजली से कहीं ना कहीं वो पैसे भी इनकम कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा जो 90,000 रुपए का खर्चा होगा वो कहीं ना कहीं वापस आता हुआ नजर आएगा। जी जी, वैसे अगर हम सौर पैनल की बात करें तो वैसे तो ये लाभदायक साबित होता ही है। और जहां तक अगर पेट्रोल डीजल की बात आप कर रहे थे, तो यकीनन अगर लोग इलेक्ट्रिक वाहन चलाएंगे और उस बिजली का उपयोग करके चार्ज करेंगे तो उनको तो फायदा होगा ही, साथ ही प्रदूषण जो है वो भी हमारा साफ सुथरा, जो प्रदूषण जो आज बढ़ रहा है तो हमारा जो वातावरण है वो साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है वो वाहन जो है उसके कम हो जाएंगे, तो लोग इलेक्ट्रिक वाले वाहन को इस्तेमाल करेंगे। बिजली वैसे भी ये जो सरकार की नीति है वो फायदेमंद साबित हो रही है। तो ये जो नीति, नई नीति सरकार ने लागू की है, ये नई नीति ही है जिसको लेकर सरकार ने ऐलान किया और ये तमाम चीजें जो बताई है। तो पुरानी नीति जो थी, मतलब यही जो आप बता रहे थे कि 200 मुफ्त, 400 में आधा और 400 के बाद जो है वो पूरा, तो ये उस वक्त भी मतलब लागू रहेगा जब ये नीति, अगर जिसके पास सौर पैनल है उनके पास तो बिजली मुफ्त जाएगी ही, चाहे वो जितना भी यूज करे। लेकिन जिन्होंने मान लीजिए अपने छत पर नहीं लगाया, तो उनके लिए क्या फिर वही वाला सिस्टम रहेगा कि 200 में आपको पूरी बिजली माफ मिलेगी और 400 में आधी बिल आपको देनी पड़ेगी, और 400 के बाद पूरा बिल आपको देना पड़ेगा?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की सौर ऊर्जा जो नीति है, वो कहीं न कहीं लागू करने की है। दूसरा इससे फ़ायदा देने की बात की जा रही है। जिन लोगों के पास छतें नहीं हैं या फिर कहें जो फ्लैटों में रहते हैं, जिनके पास इतनी स्पेस नहीं है, जो वो सौर पैनल लगवा सके, तो तिवारी जी, अगर उनके हम लिए दिल्ली की यही बात नीति करें तो जो है दिल्ली वो में लागू झोपड़पट्टी रहेगी। भी होती है, तो हर किसी के पास छत देखिए, नहीं होता, बिल्कुल सही इसलिए कहा मैंने आपने। आपसे। जी। झोपड़पट्टियों की बात करें या फिर फ्लैटों की बात करें या फिर कहें जिनके पास छत नहीं है या फिर कहें एक ही बिल्डिंग के अंदर 4-4 5-5 फ्लोर बने होते हैं, जी। उनके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो सौर पैनल लगवा सके। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के लिए कहीं न कहीं कोशिशें की जा रही है। जिनके पास सौर पैनल लगेगा, उनके माध्यम से ही उनको बाकी लोगों तक की भी जो ऊर्जा बनेगी, यानी कि बिजली जो बनेगी, वो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा ली जाएगी और उसके माध्यम से ही जनता तक पहुँचाई जाएगी। यानी कि जो बाकी जो लोग रहेंगे, उनके लिए वही सिस्टम रहेगा कि 200 यूनिट से नीचे की जो है वो कहीं ना कहीं जीरो रहेगी और उसके 200 यूनिट से 400 यूनिट रहेगा, उनके लिए आधी रहेगी। और जो 400 से ऊपर खर्च करते हैं उनके लिए पूरा रहेगा, वही पैनल जो है वो बना रहेगा। मगर यहाँ पर बात करें जो लोग सौर पैनल लगवा लेते हैं, उनके लिए जरूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। और देखना होगा कि इस सौर पैनल की जो ऊर्जा की नीति जो है वो कितने लोग लागू कर पाते हैं, कितने लोग लगवा पाते हैं, सब्सिडी किस प्रकार से मिल पाएगी। और जिन लोगों के पास अभी तक झोपड़पट्टियों की बात करें, फ्लैटों की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं स्पेस इतना नहीं होता है जिससे वो सौर पैनल लगवा सके। क्या दिल्ली सरकार उनके लिए भी कोई ऐसी रणनीति बनाएगी? ये दिल्ली सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। मगर आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो इस तरीके की नीतियों से कहीं ना कहीं जनता को जरूर फायदा देती हुई नजर आएगी। और देखना होगा ये फायदा जो है वो कितना और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक ये कोशिश की जा रही है सौर पैनल जो लगवाएंगे उनको फायदा मिलेगा, मगर जो सौर पैनल अभी तक नहीं लगवा पाएंगे या आने वाले समय जी, तक नहीं लगवा पाएंगे, उनके लिए किस तरीके से फायदा दिया ये जाएगा, बड़ा सवाल ये है। जरूर देखना होगा। जी, जी। ये बड़ा सवाल है कि जो लोग नहीं लगवा पाएंगे, क्योंकि किसी के पास छत नहीं होगी, किसी के पास जगह नहीं होगा और किसी के पास रुपए नहीं होंगे, तो ऐसे में जो लोग नहीं लगवा पाएंगे उनको सरकार क्या सुविधा देगी, ये देखना होगा। ये एक बड़ा सवाल है। वैसे एक इंटरेस्टिंग सवाल भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में सभी सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो, पंजाब सरकार हो या बंगाल सरकार हो, सभी अपने अपने स्तर पर काम करती है और नई नई नीति लागू करती है, नई नई ऐलान करती है। तो दिल्ली सरकार ने भी किया। तो अगर हम इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दें, तो क्या लगता है सरकार को इससे कितना फायदा होगा? यहाँ पर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो मगर यहाँ पर बात करें चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो पंजाब उनकी सरकार हो, मगर दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस तरीके की योजनाएं जो है वो लेके आती रहती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि जिन लोगों के पास छतें नहीं है या फिर जिनके पास झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास स्पेस नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसे की कमी होगी, क्या दिल्ली सरकार उनके लिए पैसे की सुविधाएं करवाएगी या फिर लोन पे देगी पैसे, या जी। फिर जिनके पास स्पेस नहीं है उनके क्या तरीका रहेगा कि वो सौर पैनल लगवा सके, कहाँ पे लगवा सकते हैं, तमाम जानकारी जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा यहाँ पर जो फायदा देने की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से ही जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि जानकारों की बात करें तो वो लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार हो या फिर कोई और राज्यों की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को इस तरीके के वादे जो है वो किए जाते हैं, मगर उसके बाद में सच्चाई की सब उलट नजर आती है। मगर यहाँ जी। पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जिस तरीके की नीतियां पहले भी अपना चुकी है, क्योंकि 200 यूनिट से नीचे के लोग जो है उनको अभी भी यानी कि चुनाव खत्म होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके बिजली के बिल जीरो आते हैं, और जो 200 से 400 यूनिट करते हैं यूज, उनके कहीं ना कहीं आधे यूज बिजली के बिल आते हैं, और जो 400 से ज्यादा यूज करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पूरे आते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कोशिशें जो है वो आगे लंबे समय तक लागू रहती है। मगर बाकियों की बात करें तो बाकियों की कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो सिर्फ यही रहती है कि चुनावों के समय कहीं ना कहीं घोषणाएं की जाए और बाकी जनता से वोट लिए जाए, और उसके बाद में कहीं ना कहीं इस नीतियों को सिर्फ ठंडे बक्से में डाल दिया जाए। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, ये कोशिशें वाकई में ही कितनी कारगर हो पाएगी तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर जिन लोगों के पास स्पेस नहीं है या जिन लोगों के पास छत नहीं है या जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी ये आने वाला समय ही बता जी। पाएगी। जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि दिल्ली सरकार काम करती है, यानी कि वो जो नीतियां बनाती हैं, जो वादे और दावे करती है, उसे धरातल पर भी उतारती है, यही कह रहे थे आप। और बाकी जो लोगों का काम है, यानी कि जो नेताओं का काम है, वो अपने हिसाब से करते हैं। वैसे एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी, लोग इसका कितना स्वागत कर रहे हैं?
सीएम के इस देखिए यहाँ नई पर बात नीति करें का लोगों लोग की, कितना यानी कि स्वागत कर रहे हैं? उपभोक्ताओं की, जो इसका फायदा लेना चाहते हैं या फिर जो अभी तक ये सौर पैनल जो है वो लगवा चुके हैं, काफी हद तक ऐसे हैं अभी भी दिल्ली के अंदर लगभग 10% की लोग करीब जो है लोग जो है वो सौर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका बिजली का बिल जो है वाकई में ही कहीं ना कहीं जीरो होता नजर आता है। और जहाँ तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल चल रहे हैं, जिन लोगों ने खरीद लिए हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आता है कि सौर पैनल से अगर वो अपनी गाड़ियों को भी चार्ज करते हैं, जी। उनकी जो बिजली कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक का चार्जिंग का खर्चा है वो भी जीरो होता है, तो उससे डबल फायदा होता नजर आता है। मगर आने वाले समय के अंदर क्या दिल्ली सरकार और ज्यादा सुविधाएं इस तरफ गौर करती हुई नजर आएगी, और जो पोर्टल बनाया जाएगा उसके माध्यम से तमाम जो कंपनियां होंगी या फिर कहें जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो किस तरीके से इसके अंदर काम करेंगे, उनका खर्चा किस तरीके से होगा, तमाम जानकारी जो है वो पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। और पोर्टल के माध्यम से ही उपभोक्ता ये तय करेंगे कि उनको 90,000 वाला खर्चा लेना है, जो सौर पैनल लेना है, या फिर कहे और उससे महंगा लगवाना है। तमाम जानकारी जो है वो उस पोर्टल के माध्यम से ही दिल्ली की जनता को मिलती हुई नजर आएगी। मतलब कि अब जो एक पोर्टल बनाया गया है और उस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली की जनता को इस नई नीति की तमाम जानकारियां दी जाएगी। वैसे आपका धन्यवाद जो आपने हमारे साथ ये जानकारी साझा की। और दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी बता दें, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हेमंत सोरेन के लिए आज बड़ा दिन। जी हाँ, सीएम से जुड़ी खबर दिल्ली से निकलकर आ रही है। बता दें कि रांची आवास पर ईडी करेगी पूछताछ। आज हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ। बैठक में पत्नी को सीएम बनाने का दिया संकेत। जी हाँ, सीएम ने पत्नी को बैठक में सीएम बनाने का संकेत दिया है। हेमंत सोरेन के लिए आज बड़ा दिन बताया जा रहा है, क्योंकि रांची आवास पर ईडी उनके साथ पूछताछ करेगी। बैठक में पत्नी को सीएम बनाने का उन्होंने संकेत दे दिया है। जी हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर। हेमंत सोरेन जो अब तक लापता थे वो कल रांची पहुंच चुके हैं और आज रांची आवास पर ईडी सीएम के साथ पूछताछ करेगी। वहीं बता दें तो बैठक में सीएम ने पत्नी को सीएम बनाने के संकेत दे डाले हैं। रांची आवास पर आज ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। जी हाँ, बता दें कि बैठक में पत्नी को सीएम बनाने का उन्होंने संकेत दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपके बीच साझा कर रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन के रांची आवास पर आज दिल्ली उनसे ईडी जो है उनसे वो पूछताछ करेगी। रांची आवास पर ईडी करेगी पूछताछ। अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। बैठक में पत्नी को सीएम बनाने का उन्होंने संकेत दे दिया है। जो बता दें कि ईडी ने लगातार जो है 13 घंटे उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन उस दौरान सीएम अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। वहीं सीएम 41 घंटे तक लापता रहे, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से गुमशुदगी का एक पोस्टर जारी कर दिया गया, इनाम जारी किया गया। उसी बीच हेमंत सोरेन अपने रांची आवास पर पहुंचे। और अगर हम आज की बात करें तो आज हेमंत सोरेन के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज उनके रांची आवास पर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। वहीं बैठक में उन्होंने पत्नी को सीएम बनाने के संकेत दिए हैं। जी हाँ, हेमंत सोरेन के लिए आज बड़ा दिन बताया जा रहा है, क्योंकि रांची आवास पर ईडी आज उनके साथ पूछताछ करेगी। बता दें कि हेमंत सोरेन के घर से ईडी ने कार और 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमन कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमन जी, आज कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए बड़ा दिन बताया जा रहा है, क्योंकि आज ही का वो दिन है जो ईडी का भी इंतजार खत्म होगा और जनता का भी, झारखंड की जनता का भी इंतजार खत्म होगा, क्योंकि आज हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी उनसे पूछताछ करेगी। वहीं एक सवाल ये भी होगा कि आखिर हेमंत सोरेन अचानक गायब क्यों हो गए, क्योंकि जो सच्चा होता है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है, तो अगर ईडी उनके पास खुद चल कर गई थी तो वो वहां से कहां चले गए। वैसे इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? की नजरें जो है वो झारखंड पर टिकी हुई है, जो कि झारखंड जहाँ पर हेमंत सोरेन जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है और ईडी और उनका जो है एक दूसरे से ऐसे चल रहा है जैसे वो आगे आगे भाग रहे हैं और ईडी उनके पीछे पीछे भाग रही हो, क्योंकि
जो झारखंड के जो सीएम है वो अचानक गायब हो गए और 40-41 घंटे बाद जो है वो सामने आए और वो भी सीधा झारखंड में सामने आए, जबकि गायब वो दिल्ली से हुए थे। जी तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो इतने दिन कहाँ थे, मतलब 40-41 घंटे जी जी, उठे कहाँ? 41 और घंटे ये बड़ा भी समय होता है। जी, ये भी जानकारी है कि वो दिल्ली में जब पहुंचे थे तो वो उनके जो डीएसपी वगैरह है वो यहाँ पर तब उनको छोड़ के वापस झारखंड चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने बाइक से वो रास्ता तय किया, दिल्ली से झारखंड का रास्ता उन्होंने बाइक से तय किया। ये भी एक जानकारी सामने आई है। तो आज जो 9 बजे से जो है झारखंड के अंदर धारा 144 लग जाएगी और रात के 10 बजे तक लगी रहेगी और सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और कल जो उन्होंने एक बैठक ली विधायक दल की, उसमें यही निर्णय लिया गया कि जो उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनको कहीं ना कहीं आज वो मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो दिलवा सकते हैं। लेकिन शपथ तो खैर अभी नहीं होगी, शपथ जब होगी जब अगर वो गिरफ्तार होते हैं उसके बाद। लेकिन ये है कि उनकी पत्नी का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं तय है अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो। अमन जी, ये जो सीएम ने ये जो फैसला लिया है, ये जो संकेत दिया है कि वो अपनी पत्नी को सीएम पद के लिए दावेदार बना रहे हैं, तो ये उनका सिर्फ एक फैसला है। लेकिन अगर हम सियासी दृष्टिकोण से देखें तो लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अपनी जगह अपनी पत्नी को बिठाना, तो कहीं ना कहीं झारखंड में सियासी भूचाल मच जाएगा इस खबर से। अगर ऐसा हो गया तो सियासत जो है झारखंड की वो उलटफेर हो जाएगी। ऐसे में सीएम ने क्या कोई आधिकारिक बयान दिया है इसको लेकर? देखिए, आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन हाँ जो जिस तरीके से कल जो एक बैठक हुई झारखंड के अंदर, उसके बाद जो निकल के जो सूत्रों से जो खबरें आई वो यही आई कि कहीं ना कहीं वो जो चाहते हैं कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं और ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो वो अपनी पत्नी को कल्पना सोरेन को जो है सीएम का जो पद है वो देंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार के बाद झारखंड का तख्ता पलट सकता है। तो लोगों की नजरें अब झारखंड पर टिकी हुई हैं और लगातार जो 1 बजे का जो समय ईडी को जो दिया हुआ है हेमंत सोरेन ने, तो 1 बजे पटना ऑफिस में जो इनको पहुंचना है, उसके बाद ईडी इनसे पूछताछ करेगी। वो 36 लाख रुपए के बारे में पूछेगी, वो BMW कार के बारे में पूछेगी और जरूर ये पूछेगी कि आप अगर दिल्ली आए थे तो आप सामने क्यों नहीं आए, आप अचानक कैसे गायब हो गए, कहाँ गए। ये जरूर सवालों के घेरे में बने हुए हैं। क्योंकि देखिए कल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे तो उन्होंने कहा हम तो आपके दिल्ली में थे। तो ये उन्होंने एक सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो अचानक कहाँ गायब हुए थे। लेकिन जो बड़ी जानकारी आई वो ये आई कि वो दिल्ली से बाइक से और झारखंड पहुंचे हैं। तो ये मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल तोड़ के और इतना पहुंचना, इतने लंबे रास्ते को तय करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। उनके लिए एक रिस्क था, तो ये काफी एक रिस्की बात थी। लेकिन वो किस तरीके से पहुंचे और क्या उनको किसने ये सलाह दी, क्या उनको ये कानूनी उनके वकील ने सलाह दी, या वो तो यही खुद बता सकते हैं। सीएम कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में ही था लेकिन किसी को नजर तो नहीं आया। वहीं राज्यपाल, जो झारखंड के राज्यपाल है, वो ये कह चुके हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, जो होगी वो कानूनी कार्रवाई जो सही होगी वो किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगी, संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा कि उनकी गिरफ्तारी के क्या आसार लग रहे हैं, कितना आसार है उनके गिरफ्तार होने का? देखिए, जिस तरीके से लगातार समन पे समन उनको मिले हैं तो उनको पेश होना चाहिए था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो वो अपने आप ही जो है वो सवालों को घेरे में ईडी के सामने आ चुके हैं। और देखने वाली बात है कि ईडी, क्योंकि सवाल तो वो कब से पूछती आ रही है लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं वो शायद आज गिरफ्तार भी हो सकते हैं। जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। दिल्ली से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संजय सिन्हा की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। जी हाँ, बड़ी खबर से करा रहे हैं आपको अवगत। बता दें कि हाईकोर्ट में संजय सिन्हा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने किया था गिरफ्तार। जी हाँ, ईडी का अभी लगातार शिकंजा जो है वो जारी है। वहीं अब संजय सिन्हा की जो है हाईकोर्ट में संजय सिन्हा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने की बात कही जा रही है। संजय सिन्हा को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने किया
किया था गिरफ्तार। उनकी गिरफ्तारी पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। बता दें कि संजय सिन्हा की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। जी हां, हाईकोर्ट में संजय सिन्हा की जमानत पर आज सुनवाई होगी। संजय सिन्हा को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की गिरफ्तारी जो ईडी ने की थी वो पिछले साल अक्टूबर में की थी संजय सिन्हा की। बता दें कि हाईकोर्ट में संजय सिन्हा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि आज संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने किया था गिरफ्तार। जी हां, पिछले साल ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज सुनवाई होने की बात कही जा रही है। बता दें, अहम जानकारी आपके बीच साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। जी हां, बता दें कि संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। आज दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज सुनवाई। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने किया था गिरफ्तार। जी हां, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां संजय सिंह, जी हां, बता दें कि हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई की बात है। संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। जी हां, आज ही का वो दिन है जो संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमन कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमन जी, संजय सिंह की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की बात है, तो कितने बजे ये सुनवाई होगी? देखिए, ये जो सुनवाई है ये आज के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है, जबकि सुनवाई कल भी चल रही थी, लेकिन इसको आज के लिए हाईकोर्ट ने सूचीबद्ध कर दिया क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि आज जो है हमारे पास और भी बहुत सारे काम है। तो आज उनकी जो है सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है। उन्होंने जो 22 दिसंबर को जो निचली अदालत ने जो उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, उस फैसले को आज दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह भी चाहते हैं कि उनको जमानत मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए, और वो सांसद भी बन चुके हैं दोबारा से राज्यसभा सांसद, तो कहीं ना कहीं वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आए और वो पार्टी के साथ जुड़ के काम करना शुरू कर दें। लेकिन मुश्किलें बहुत हैं जमानत मिलने में, क्योंकि संजय सिंह के जो साथ जो दूसरा पक्ष है, उन्होंने बोला है कि दिनेश अरोड़ा और एक और उनके साथ मिलकर संजय सिंह ने करीब 2 करोड़ रुपए का जो है लेन देन किया है, जो सर्वेश मिश्रा के थ्रू उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं ये आसान नहीं है संजय सिंह को जमानत मिलना। हालांकि ये कोर्ट का जो है फैसला है, कोर्ट इस पर फैसला देगा, लेकिन संजय सिंह आज फिर से एक बार कोर्ट का रुख कर चुके हैं और दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर से उम्मीद लगा रहे हैं अपनी याचिका देकर। कितने बजे तक सुनवाई होने की बात है? कितने बजे तक सुनवाई होगी? कितने बजे तक कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, इसमें टाइम नहीं, इसमें तो सूचीबद्ध हो जाता है जब केस एक बार कोर्ट के अंदर, और कल की जगह वो आज सूचीबद्ध हुआ है। तो वो जब पीएस जब बैठती है, जब मजिस्ट्रेट और जज बैठते हैं, तो उसके बाद वो सूचीबद्ध केस को नंबर वाइज लेते हैं। तो करीब 12 से 1 बजे, 11 से 12 के बीच में ये हो सकता है। वैसे संजय सिंह कोई छोटा नाम नहीं है, तो उनकी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो कोर्ट परिसर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और चुनाव में वैसे भी हर काम में सुरक्षा का ज्यादा इंतजाम किया जाता है। तो आज जो है संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई है, तो ऐसे में क्या सुरक्षा है? देखिए, संजय सिंह हमेशा जब भी कोर्ट पहुंचते हैं तो वो सुरक्षा के घेरे में ही पहुंचते हैं, क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली के कोर्ट के अंदर अगर एंट्री करवाते हैं तो, और ऊपर से वो राज्यसभा सांसद भी हैं, तो सुरक्षा के घेरे में ही वो कोर्ट तक पहुंचते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं उसकी पूरी वीडियोग्राफी तक की जाती है, और जिसके बाद वो अंदर पेश होते हैं, और पेश होने के बाद जब तक वो वापस बाहर आते हैं पूरी वीडियोग्राफी के बीच में रहते हैं, पूरी सुरक्षा के घेरे के बीच में रहते हैं। तो वो सुरक्षा के एकदम मतलब सख्ती रहती है और पूरी मतलब सुरक्षा के इंतजामात रहेंगे। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुबह के अहम खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।
मानस खंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानस खंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानस खंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानस खंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानस खंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानस खंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानस खंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानस खंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानस खंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है। मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का पेच कहीं न कहीं फंसा हुआ है। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें डिंपल यादव समेत 3 प्रत्याशी परिवार के हैं, जबकि 4 कुर्मी और 1 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। सांसद डिंपल यादव को फिर से मैनपुरी और बता दें कि शफीकुर रहमान वर्क को संभल से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि फैजाबाद अनारक्षित सीट है, पर यहां से पूर्व मंत्री व 9 बार के विधायक अनुसूचित जाति के अवधेश प्रसाद को उतार दिया गया है। क्षेत्रीय में बता दें कि क्षेत्रीय 1 और मौर्य व खत्री 2-2 प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद अक्षय यादव को फिरोजाबाद और धर्मेंद्र यादव को बदायूं से टिकट दिया गया है। अक्षय यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र हैं, जबकि धर्मेंद्र यादव उनके चचेरे भाई हैं। खीरी से पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा और धौरहरा से पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया प्रत्याशी होंगे। उन्नाव की अगर हम बात करें तो उन्नाव से पूर्व सांसद अनु टंडन और लखनऊ से मध्य क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा, बता दें कि रविदास मेहरोत्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र जी, कई पार्टियों ने पत्ते खोल दिए हैं और लिस्ट जो है अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है उन्होंने। वैसे ये जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, तो क्या उनका ये था कि मतलब किस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस जगह से उस प्रत्याशी को उतारा और उन प्रत्याशियों का ही चयन किया? क्योंकि पार्टी के पास बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे चेहरे होते हैं, बहुत कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन पार्टी ने कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की है? देखिए, लोकसभा चुनाव को समय नजदीक पड़ता है और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की
लिस्ट जो है वो घोषणा कर दी है। और जी। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसमें वो चेहरे हैं जो चेहरे कई बार से सांसद रहे हैं और साथ ही साथ उसमें विधायक भी हैं। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शफीकुर रहमान लगभग 5 से ज्यादा के बार के लगभग सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, जो अभी तक ये कहा जा सकता है कि वो अभी तक हारे नहीं है संभल से। और एक बार फिर शफीकुर रहमान चाचा जो काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। अक्षय यादव है जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई भी हैं। और जाहिर सी बात है कि फिरोजाबाद से इनको सीट दी गई है। और डिंपल यादव जो कि मैनपुरी से अभी उपचुनाव में कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव ने वहां चुनाव लड़ा था, और जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह की बहू है। और जाहिर सी बात है कि इनको कोई किसी प्रकार की कोई भी कह सकते हैं पहचान की मोहताज नहीं है डिंपल यादव। और जाहिर सी बात है कि उनको मैनपुरी से एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। देवेश शाह के एटा से उतारे गए हैं। धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई भी हैं, उनको उतारा गया है। उत्कर्ष वर्मा है जो कि खीरी से है। आनंद भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं कि काफी समय से जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता भी कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं में अनु टंडन जो कि कांग्रेस छोड़कर उन्नाव से आई थी समाजवादी पार्टी के, और उनको उन्नाव से टिकट दिया गया है। रविदास मल्होत्रा कई बार से लखनऊ के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां से विधायक हैं, और कहीं ना कहीं अब इस बार उनको सांसद बनकर लखनऊ उतारा गया है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि ऐसे कई इसमें चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और सांसद हैं। और साफ तौर पे कहा सकता है कि अवधेश प्रसाद जो कि काफी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी से, कई बार अयोध्या से विधायक भी रह चुके हैं, फैजाबाद के से विधायक भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में विधायक हैं। और इनको फैजाबाद से कह सकते हैं कि इनको बनाया गया है। और साथ ही क्या लालजी वर्मा जो कि बसपा कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी से आए थे और जो समाजवादी पार्टी में आए, तो उनको भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा सकता है कि उनको यहाँ पर प्रत्याशी बना के उतारा गया है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि इंडिया गठबंधन की पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उतार दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 11 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी, लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस प्रभारी आए थे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 11 सीटें नहीं और 5 ही चल रही है, हो सकता है कि आगे भी जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को लेकर कोई परवाह नहीं है, और उन्होंने पहले लिस्ट जारी कर दी है। और हालांकि अभी तक की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी प्रकार की विरोध प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन अविनाश पांडे की किस तरह की कल प्रतिक्रिया आई, वह उसकी बातों से यही लग रहा था कि वो 11 सीटों पर संतुष्ट नहीं उत्तर प्रदेश में। जी 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 तेंदुल जी, अभी जो आपने नाम बताए, जो सूची आपने बताई, जो सपा ने पहली सूची जो प्रत्याशियों की जारी की है, उसको देखकर यही लगता है कि कोई भी इसमें नया चेहरा और नया नाम नहीं है, यानी कि पार्टी ने अपने पुराने लोगों पर ही वही भरोसा जताया है कि वो लोग फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में भाजपा ने भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 3 फरवरी के प्रस्तावित धर्मशाला दौरे को लेकर पार्टी एक्टिव मूड में आ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस सिलसिले में सोमवार शाम को धर्मशाला पहुंचे और उन्होंने खुद रैली के लिए मोर्चा संभाल लिया है। राजीव बिंदल ने प्रस्तावित रैली की तैयारियां शुरू कराकर पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों से चर्चा की है। तैयारियों को लेकर बैठक का सिलसिला आज यानी कि मंगलवार को भी जारी रहेगा। बता दें कि कांगड़ा से होगा भाजपा का चुनावी शंखदान। आज मंगलवार को भी राजीव बिंदल कांगड़ा के तीनों संगठनात्मक जिलों के अधीक्षकों और महासचिवों समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज दोपहर मीडिया को जेपी नड्डा के दौरे का विस्तृत ब्यौरा जारी करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो 3 फरवरी के लिए कांगड़ा के सभी संगठनात्मक जिले की भीड़ जुटने की निर्देश जो है वो पार्टी पदाधिकारियों को दिए गए हैं।
15 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले में भाजपा इसी रैली के जरिए चुनावी संखदान करने की तैयारी में है। नड्डा रैली से कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे, साथ ही फीडबैक लेकर चुनावी समीकरणों से को समझते हुए कांगड़ा की नब्ज टटोलने की कोशिश भी करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। जी टीना जी, जहां लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और अब जो है बीजेपी ने भी कमर कस ली है और कांगड़ा में वो चुनाव का जो है वो संकदान करने वाली है और एक रैली के माध्यम से ये कार्य बीजेपी करेगी। तो ये रैली कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितनी बड़ी रैली की जा रही है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी देखिए, पहले तो आपको बताएं कि जो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, इसमें शिमला में जो है रणनीति भाजपा ने बनाई थी कि किस तरह से जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति रहने वाली है कांग्रेस के खिलाफ, या किस तरह से चारों सीटों पर भाजपा जो है अपना आक्रामक जो है वो रणनीति बनाएगी और किस तरह से जो कांग्रेस की अभी तक की जो सरकार के जो नाकामियां रही हैं या जनता के प्रति जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, उसको लेके जो है एक जो रणनीति है वो भाजपा ग्रुप की बैठक में बन चुकी है। अब जो है जो जेपी नड्डा है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 3 फरवरी को हिमाचल पहुंच रहे हैं और यहाँ से जो है जो सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा, वहां से लोकसभा चुनाव का शंखनाद वो करने जा रहे हैं। और क्योंकि कांगड़ा चंबा एक साथ जो संसदीय क्षेत्र है वो पड़ता है, तो यहाँ से वो कांगड़ा और चंबा जिला के जो भाजपा वर्कर है उनमें भी वो जोश करेंगे। और ये जो रैली होने वाली है वो धर्मशाला का जो जोरावर स्टेडियम है वहां पर होने वाली है और जोरावर स्टेडियम के लिए माना जाता है कि काफी बड़ा ये स्टेडियम है और अगर यहाँ पे भाजपा भीड़ जुटाने में कामयाब रहती है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में एक जो है संकेत रहने वाला है कि वो संभल जाए अभी से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और अभी तक कांग्रेस अपने जो उम्मीदवार हैं, हालांकि दोनों ही पार्टियों के ज्यादा फाइनल नहीं है, लेकिन ज्यादा जो दाव खेल रही है वो कांग्रेस पे इस वक्त ज्यादा जो नजरें हैं वो सभी की टिकी हुई हैं। और जेपी नड्डा का ये जो दौरा रहने वाला है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये जो दौरा रहेगा भाजपा जो वर्कर्स हैं उनमें एक उनका जो मनोबल है उनको जो है उनमें जोश भरा जाएगा और साथ ही जो लोग हैं लोगों से भी जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को दी थी सत्ता में आने से पहले, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर भी। टीना जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, वैसे जेपी नड्डा जो है वो बीजेपी का कोई छोटा नाम और छोटा चेहरा है नहीं, तो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांगड़ा कितना बड़ा क्षेत्र है और कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। वैसे बस इतनी बात, ये जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि जेपी नड्डा के अलावा उस रैली में और कौन से बड़े चेहरे जो है वो शामिल होंगे, बस ये जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। जी देखिए, जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके अलावा जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, उसके अलावा जो कोर ग्रुप के जो बैठक है और हिमाचल के जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना को हालांकि उनसे जिम्मेदारी लेकर अधिकांश को दे दी गई है, तो वो सारे जो हिमाचल प्रभारी हैं, चाहे प्रभारी हैं, हिमाचल के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, उसके अलावा जो भाजपा कोर ग्रुप के जितने भी महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में जो है वो शामिल होने वाले हैं, क्योंकि काफी जो रैली है इसमें शामिल होने वाले हैं और रैली है काफी महत्वपूर्ण भाजपा के लिए रहने वाली है, तो इसमें भाजपा किसी तरह की जो कमी है वो रहने नहीं देना चाहती और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो अभी से जो है भाजपा ने वो शुरू कर जी बिल्कुल, नड्डा का नाम सुन के ही हमने ये अंदाजा लगा लिया कि भाजपा कोई कसर छोड़ने वाली है नहीं इस रैली में। वैसे टीना जी, जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। इसी बीच बस छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तुरंत आपके बीच हाजिर होंगे। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम।
लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। इसके बाद हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस विधानसभा सत्र में बजट के साथ साथ यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा में पेश कानून को प्रदेश में लागू कर देंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई विशेष कमेटी 2 फरवरी को अपने मसौदा सरकार को सौंपेगी। इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश कर इसको कानून बना दिया जाएगा। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमित जी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात की जा रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म था कि हो सकता है कि सत्र में इसको पेश कर दिया जाएगा। वहीं अब जो है सीएम ने इस बात को लेकर साफ कर दिया है और अब कानूनन तौर पर इसे लागू भी कर दिया जाएगा। क्या जानकारी है इसको लेकर पूरी? देखिए ना, आज बिल्कुल बात की जाए कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने के लिए लेकर के राज्य सरकार की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा था और मुख्यमंत्री समय समय पर इसको लेकर बयानबाजी यहाँ पर उनकी तरफ से बयान दिए गए थे। और जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व की अगर बात की जाए तो जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी इस विधेयक इस कानून को बनाने के लिए, तो उसके जो सभी चरण थे उस कमेटी के द्वारा पूरे कर लिए गए हैं, ये बताया जा रहा। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि करी है और क्योंकि आगामी 2 फरवरी को इसका जो मसौदा है वो पूरा तैयार कर लिया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। और जो जरूरी जो सभी चीजें थी इस कानून को लाने के लिए कमेटी के द्वारा वो पूरी भी कर ली गई है। और 2 तारीख को जब इसका पूरा जब मसौदा तैयार करके जब इसका बिल लाया जाएगा तो जो यहाँ पर विधानसभा सत्र होना है 5 फरवरी से उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन सत्र, तो बजट सत्र ये रहने वाला है। तो उसके साथ साथ यूसीसी को भी लागू करने की बात यहाँ पर की गई है। और क्योंकि उत्तराखंड में लगातार लंबे समय से इसकी जो थी वो मांग थी और यूसीसी को लागू करने को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से तत्परता दिखाई जा रही थी। और नाज मैं आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड पहला राज्य होगा अगर ये यूसीसी कानून यहाँ पर लागू किया जाता है, क्योंकि इसमें जो सभी जो कार्य थे, जो यहाँ पर जो लोगों से बातचीत करनी थी, जो तमाम तरीके से जो कार्य होने थे, वो कार्य यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी इस कानून को लागू करने के लिए, उसका कार्य यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। और जब कमेटी की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी यहाँ 2 फरवरी को, उसके बाद हो सकता है कि विधानसभा सत्र के दौरान इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है यूसीसी को लागू करने के लिए। तो ये एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से और उत्तराखंड में कहीं ना कहीं, क्योंकि इस कानून को लाने की लगातार बात की जा रही थी और बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी उत्तराखंड में दोबारा आती है तो यूसीसी को भी लागू कर दिया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं होने जा रहा है। पुष्कर धामी लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो लगातार जो अनेक मुद्दों पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि लगातार जो उनके द्वारा कहा जाता है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया जाता है। मतलब जो है अब ये बात साफ हो गई है चौधरी जी कि अब यूसीसी लागू हो जाएगा। अब इस पर कोई संशय नहीं है, कोई बहस नहीं होगी। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।
छत्तीसगढ़ सरकार की साई कैबिनेट बैठक बुधवार को शाम 5 बजे से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बता दें कि संभावना है कि होने वाली कैबिनेट की बैठक में महतारी वंदन योजना पर फैसला हो सकता है। जी हां, इस बैठक में जो है वो महतारी वंदन योजना पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि बैठक का एजेंडा अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सरकार की ओर से सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने के लिए कहा जा चुका है। वहीं मंत्रालय में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दरअसल नई सरकार ने हर बुधवार को कैबिनेट बैठक लेने का फैसला किया है कि हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले उस बैठक में लिए जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी साझा करने के लिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, ये जो खबर निकलकर सामने आ रही कि हर बुधवार को बैठक होगी और ये जो बैठक होने वाली है आज बुधवार को जो बैठक होगी, इसमें एक नई योजना को लेकर बात की जा रही है, उसे लागू किया जाएगा। क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर बैठक हुई है और जब बैठक होती है तो कई ऐसे निर्णायक फैसले हैं जिसके ऊपर मुहर लगती है। चाहे महतारी वंदन योजना की बात की जाए और किसानों के जो धान खरीदे हैं उसको लेकर के आज विषय की काफी गंभीर चर्चा हुई है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद कई ऐसे निर्णायक फैसले हैं जो राज्य सरकार के हित में तो होते हैं लेकिन आम जन के जनमानस के लिए नहीं हो पाता है। लेकिन सामने विधानसभा है और लोकसभा चुनाव भी है, उसको किस तरीके में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा सत्र है, बजट सत्र किस तरीके से निकाला जा सकता है, इसके ऊपर खासा फोकस किया गया है। आप कैबिनेट में किस तरीके से और बैठक को आयाम दिया जा सकता है और कौन से निर्णायक फैसले हो सकते हैं, ये तो देर शाम पता चलेगा। लेकिन फिलहाल महतारी वंदन योजना को लेकर के चर्चाएं ऐसी है कि आज मुहर लग सकती है और महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए जो पैसा देने की जो मोदी की गारंटी है वो निश्चित तौर पर आज अमल कर दी जाएगी। जी तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। पंजाब में सक्रिय होने जा रहे पश्चिमी विक्षोभ के आसार से मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 3 दिनों के लिए पंजाब में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। जी हां, हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक AK सिंह के मुताबिक बारिश से लोगों को कोहरे से निजात मिलेगी। जी हां, जब ये हल्की बारिश अगर हुई तो लोगों को कोहरे से निजात मिल सकती है। साथ ही दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री और रात के तापमान की अगर हम बात करें तो उसमें 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी। हालांकि पंजाब में बीते 2 दिनों से धूप निकलने से दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। पंजाब के न्यूनतम तापमान में शनिवार को 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जी बता दें कि 0.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ये सामान्य के नजदीक बना हुआ है। सबसे कम अगर हम बात करें तो 3.6 डिग्री का तापमान फरीदकोट का रहा। इसके अलावा जी हाँ, बता दें कि इसके अलावा अमृतसर का तापमान 3.7 डिग्री दर्ज की गई है, जो सामान्य से 0.9 डिग्री नीचे रहा। लुधियाना का 6.0 डिग्री और पटियाला का 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा पठानकोट का तापमान 4.3 डिग्री, भटिंडा की अगर हम बात करें तो इसका 4.0 और गुरदासपुर का 5.5 और SBS नगर का 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सेठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमित जी, वैसे क्या हाल है आपके वहाँ के मौसम का? कहा जा रहा था कि जनवरी गुजरेगी तो ठंड भी गुजर जाएगा, लेकिन मौसम ने जबरदस्त करवट बदली है। मौसम का मिजाज भी बदला नजर आ रहा है। वैसे इस मौसम के मिजाज जो बदला है, इस मौसम के मिजाज बदलते हुए मिजाज को देखकर लोगों का क्या मिजाज है? बिल्कुल साहब, बताना चाहूंगा कि आज सुबह जिस तरह ही सुबह हुई है तो बिल्कुल उस समय जो है बारिश जो है देखने को मिल रही है। 31 जनवरी की अगर बात की जाए तो लोग जो हैं
निकले थे घर से बाहर तो लोगों को जो है बारिश जो है मिली और कह सकते हैं कि ठंड जो है दोबारा से लौट गई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो था चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सूर्य देवता के जो थे दर्शन बिल्कुल हो रहे थे, मगर आज जिस तरह 31 तारीख की सुबह हुई तो बारिश का लोगों को जो है सामना करना पड़ा और कह सकते हैं कि अब घर पे जो है लोगों को फिर से दुबक के जो है बैठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से ही जो है बारिश जो है वो हो रही है और रुक रुक के जो है बारिश जो है हो रही है और उससे जो है ठंड में जो है बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है। अच्छा, देखिए बाजारों का हाल थोड़ा सुधरा था। जब हमने खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को तो वहां पर लोग बताते हुए नजर आए थे कि अब जो है बाजारों का हाल थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन फिर से ये बारिश, ऐसे में बाजारों का क्या हाल होगा? बिल्कुल, हमने जरूर ANB न्यूज चैनल ने जो है ये खबर दिखाई थी कि अब बाजार जो है, बाजारों में जो है रौनक जो है दोबारा से वापस आ चुकी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में अक्सर सावा देखने को मिलता है कि लोग जो है बाहर घर से नहीं निकलते हैं, तो बाजारों में जो है खुशी की लहर जो थी देखने को मिल रही थी। मगर जिस तरह ही 31 जनवरी की अगर बात की जाए तो सुबह जिस तरह बारिश से स्वागत हुआ है लोगों का, तो कह सकते हैं कि वो फिर से घर पे बैठने को मजबूर हो गए हैं। जी अच्छा, स्कूल भी खुल चुके थे, आज बारिश हो रही है तो सड़कों पर बच्चे, स्कूली बच्चे दिखे? बिल्कुल, अक्सर जो है स्कूली बच्चे जो हैं सुबह 6 से अपना 8 बजे से जो है सड़कों पर जो है दिखना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल आज जो उनके माता पिता हैं वो गाड़ियों के माध्यम से या 4 पहिया वाहन के माध्यम से ही उनको छोड़ने जो है जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, चाहे पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो उसी से ही दिख रहे हैं। हालांकि चहल पहल वैसे रूटीन के में जिस तरह से दिखती थी उस तरह से नहीं दिख रही। जी अमित जी, अगर वैसे हम बात करें तो लोग प्लान बना रहे थे कि जनवरी जाएगी, ठंड जाएगा तो हम घूमने फिरने को निकलेंगे, लेकिन इस बारिश ने लोगों के तमाम प्लान पर पानी फेर दिया। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल अभी की महत्वपूर्ण खबरों में इतना ही। खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन उसके लिए जुड़े रहें ANB न्यूज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।